क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी के साथ इंटरवीन करें, किसी के साथ डायलॉग करें और उसके बाद कहें जी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मियाँ बीवी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रिजल्ट क्या निकला? तलाक। ये तो मसला हल नहीं हुआ। लेकिन बाज़ वक़्त कोई बंदा अच्छा लगता नहीं है, उसका ओहदा ऐसा है कि उसको सलाम किए बगैर गुजारा नहीं होता। अगर मैं अच्छे एटीट्यूड से बात करूंगा तो वो यकीनी तौर पे अपना कंसर्न शेयर करेगा कि आपकी फला बात, फला एक्शन, फनी चीज़, फला वो मुझे बहुत बुरा लगा। जिसको ये पहले को थप्पड़ पड़ा है ना, वो इस सेटिस्फेक्शन में होके गया है उन्होंने चपेट पई थी। लेकिन अगर आप किसी एक को मारेंगे तो दूसरे के अंदर गुस्सा आएगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सुना मैंने कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? झगड़ा है, बहस व मुबाहिसा भी होता है। अच्छा, झगड़ा भी होता है? किसी की राय से इत्तेफाक ना करना, चलें ये भी मान लेते हैं। और तज़ाद, कॉन्ट्रडिक्शन। देखिए, हम सब लोग कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, कितना भी नॉलेजेबल क्यों ना हो और कितना भी ज़हीन क्यों ना हो, ये मुमकिन नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट ना आते हो, अपने आप से भी और दूसरों से भी। बाज़ औक़ात हम अपने आप से भी उलझे होते हैं ना, अपने आप से भी लड़ रहे होते हैं अंदर से। ठीक है, हमें समझ नहीं आ रही होती ना चीज़ों की, तो हम अपने आप से भी कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। हमें समझ नहीं आ रही होती। बाज़ औक़ात हम दूसरों के साथ, और कॉन्फ्लिक्ट की नोयत ये है कि वो घर से शुरू होती है। पेरेंट्स के साथ हो सकती है, भाइयों के साथ हो सकती है, बहनों के साथ हो सकती है, रिश्तेदारों के साथ हो सकती है, कम्युनिटी में जहाँ आप रहते हैं वहाँ हो सकती है, जो आपके कुलीग्स हैं उनके साथ हो सकती है। ठीक है, जहाँ आप जाते हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए वहाँ पे हो सकती है, जहाँ आप खेलते हैं वहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट्स का पैदा। हुकूमत के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आजकल बिजली के बिल बहुत टिका के आ रहे हैं, तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है हमारे अपने अंदर, गुस्सा है बड़ा। किसके ऊपर है? हुकूमत पे ना। तो हुकूमत के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, स्टेट से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट की नोयत जो है, बैठ जाओ बेटा, आ जाओ, शाबाश। कॉन्फ्लिक्ट की जो नोयत है वो आप समझिए कि आपकी ज़ात से शुरू होती है और रियासत तक चलती है, स्टेट तक, हुकूमत तक। कई पहलू हैं उसके, लेकिन मैं ज़रा अब आपको उधर नहीं लेके जाना चाहता, स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, वो ज़रा बड़ा पैमाना हो जाएगा। अभी हम ज़रा छोटे लेवल पे अपने आप से गुफ्तगू करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का पैदा होना इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। अगर कोई कहे ना कि मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होते, तो मुझे लगता है ये नॉर्मल इंसान नहीं है। ठीक है, अगर कोई कहे ना आप में से कि जी मेरे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है या मेरा लोगों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता, तो मैं समझूंगा कि आप नॉर्मल इंसान नहीं है। ठीक है, समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू। क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी के साथ इंटरवीन करें, किसी के साथ डायलॉग करें, किसी के साथ बातचीत करें, किसी के साथ बैठें, किसी के साथ गपशप करें, किसी के साथ खेलें, किसी के साथ बहस डिबेट करें, मुबाहिसा करें और उसके बाद कहें जी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये कैसे मुमकिन है? दो लोग एक जैसा नहीं सोच सकते। आप प्रैक्टिस कर लें अपने बहन भाइयों के साथ, आपके सारे बहन भाई एक जैसा नहीं सोच सकते। आपके वालिद और वालदा एक जैसा नहीं सोचती होंगी। ठीक है ना, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट का पैदा होना ये कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू नहीं है, इसे घबराना नहीं चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को डील ना करना सही तरीके से, ये सबसे बड़ा इशू है। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट को डील करना नहीं आता और उस कॉन्फ्लिक्ट को विन विन सिचुएशन के अंदर लेके जाना नहीं आता, मसले को रिजॉल्व करना नहीं आता, मसले को बिगाड़ पैदा करना आता है, तो फिर तो ये इशू हो गया ना। अब हमारे यहाँ क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं, लेकिन हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। हम और ज़्यादा उलझते जा रहे हैं और ज़्यादा लड़ते जा रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरा किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई संगीन हो गई और आज के बाद उसकी मेरी बोलचाल बंद, रिश्ता ख़त्म। ये तो कोई कॉन्फ्लिक्ट का मसले का हल तो नहीं हुआ। मियाँ बीवी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रिजल्ट क्या निकला? तलाक। ये तो मसला हल नहीं हुआ। ठीक है, माँ बाप के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रिजल्ट क्या निकला? घर से भाग जाओ। तो मसला हल नहीं हुआ। तो हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में नाकाम हो रहे हैं। उसमें हमारी ज़ाती ख्वाहिशात, ज़ाती परसेप्शन, ज़ाती तासुब, किसी के बारे में मोहब्बत और नफ़रत का पहलू, किसी के बारे में पसंद और नापसंद का पहलू, हाँ, किसी को अच्छा या बुरा समझने का पहलू, ये हमने पहले से अज्यूम किया हुआ है। मैंने आपके बारे में पहले से अज्यूम कर लिया कि बंदा या बंदी ठीक नहीं है।
अभी मैंने आपके साथ बातचीत भी नहीं की है, आपके साथ डीलिंग भी नहीं की है, आपके साथ गॉसिपिंग भी नहीं की है, गपशप भी नहीं की है, पहले से नतीजा निकाल लिया कि ये बंदा ठीक नहीं है। बाज़ औक़ात बात करके पता चलता है यार इसके बारे में तो बड़ा नेगेटिव मैं सोच रहा था, ये तो बड़ा पॉजिटिव लड़का या लड़की है। ठीक है, मैं तो इसके बारे में बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन था मेरा इसके बारे में। अच्छा, बाज़ लोगों के बारे में बड़ा अच्छा परसेप्शन आता है, शक्ल देखी बड़ी खूबसूरत है, बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ी अच्छी बंदी है, बातचीत की तो पता चला ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, तो फिर बड़ी मायूसी होती है। तो हम बाज़ औक़ात पहले से परसीव कर लेते हैं, पहले से अज्यूम करके बैठ जाते हैं लोगों के बारे में। एक बात एक ये कि हम इतने ईगोइस्ट होते हैं कि दूसरों को स्पेस देना पसंद नहीं करते। कि जो हमारा इमाम दीन है ना, हमारे अंदर का चौधरी, ये हमें तंग बहुत करता है। ये कहता है सलमान साहब क्या बात कर रहे हैं, इसकी क्या हैसियत है जो बंदा बैठा आपके सामने बात कर रहा है, आप यू आर सुपीरियर यार, यू आर एजुकेटेड, यू आर वेल कंपेयर टू दिस। अब ये जो चौधरी है ये मुझे तंग कर रहा है, अब ये तंग कर रहा है तो मैं कह रहा हूं कि नहीं, आई एम सुपीरियर, यू आर लेस सुपीरियर, तुम कमतर हो। अब जब मैं रिलेशनशिप में या किसी डील में आपने आपको बड़ा समझूं और आपको छोटा समझूं तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो, वो तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता ना। मिसाल के तौर पे हम दिन में 10 लोगों से सलाम करते हैं, आपका ख्याल है दिल से करते हैं? हैं? क्यों? नो, जिसने कहा वो पहले बताया क्यों? 10 लोग हमारे जानने वाले नहीं होते, बीच में स्ट्रेंजर्स भी होते हैं। स्ट्रेंजर्स से हम दिल से सलाम क्यों करेंगे? हम एक बंदे को जानते ही नहीं है तो हम उससे ऊपर से सलाम करेंगे। अच्छा, और जो अब आपने कहा यस, आप अपनी थ्योरी बताएं। अच्छा लगता है, गुड। अब आप देखिए, मैं दिन में 20-30 लोगों से सलाम दुआ करता हूँ। मेरे बॉसेस हैं, मेरे सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, हाँ, मेरे कुलीग्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, सामने आ गए हैं चाचा, दिल से अच्छा नहीं समझता लेकिन आ गया है, सलाम तो करना है, मजबूरी है। बॉस है, सलाम तो करना है। टीचर है, सलाम तो करना है। टीचर पढ़ाता अच्छा नहीं है, अच्छा बर्ताव नहीं करता मेरे साथ। हम बाज़ औक़ात लोगों को जबरी बुनियादों पर सलाम करते हैं, ठीक है, दिल से नहीं करते। अगर दिल से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने कहा कि कोई अच्छा लगता है तो इसलिए सलाम करते हैं ना। लेकिन बाज़ औक़ात कोई बंदा अच्छा लगता नहीं है लेकिन रिलेशनशिप ऐसी है, उसका ओहदा ऐसा है कि उसको सलाम किए बगैर गुजारा नहीं होता। अब सवाल ये है कि ये जो हमने अपने अंदर ये चीज़ें पैदा की हैं, क्यों? मतलब ये जो, अगर मैं किसी को सलाम नहीं करना चाहता लेकिन मैं करता हूँ तो उसकी वजह यह है कि उसका कुछ एटीट्यूड होगा ना जो मेरे दिल से नहीं निकल रहा। सिर्फ वैसी ज़बान से मैंने कह दिया, दिल से नहीं निकल रहा। इसका मतलब है मेरा उसके दरमियान कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, तनाज़ा है। ये थोड़ी होगा कि अब आप चलते हुए मुझे सलाम करें और मैं कहूँ आप कौन होते हैं मुझे सलाम करने वाले, ऐसा नहीं होता। आमतौर पे लोग जवाब देते हैं, ठीक है। आप ना भी किसी को जाने, मैं वॉक कर रहा होता हूँ माल्टन पार्क में, तो वहाँ कोई बंदा किसी को सलाम करता हो जाता है तो लोग जवाब देते हैं। एक फैमिली है, बाज़ औक़ात हमारी मुलाकात उस ट्रैक से बाहर कभी किसी से नहीं होती, वो एक फैमिली बनी हुई है, उसमें बस होता है। आप अच्छा समझते हैं, बेहतर समझते हैं तो सलाम भी कर लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट को डील करना सबसे बड़ा चैलेंज है। पहले नंबर पे अपने चौधरी को मारना पड़ता है, यह आसान काम नहीं है क्योंकि हम सब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, बेहतर समझते हैं, हाँ, ईगोइस्ट हैं, पहला। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हम गहराई में नहीं जाते कि वजह तनाज़ा क्या बना लड़ाई का, आपका मेरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों। मैंने खुद से अज्यूम कर लिया कि आपकी गलती है, आपने खुद से अज्यूम कर लिया कि मेरी गलती है, तो फिर मसला तो हल नहीं हुआ। अब कोई एक इवैल्यूएट तो करे ना कि कहाँ से गलती हुई है। तो अगर हम दोनों मिलके इस गलती को समझने की कोशिश करें तो हमें समझ आएगी कि गलती कहाँ हुई है। लेकिन हम नहीं समझने की कोशिश करेंगे, हम ब्लेम गेम में चले जाएंगे, फौरी रिएक्टिव हो जाएंगे। तो मसला ये है कि हम लिसनर भी अच्छे नहीं हैं, हम बोलते अच्छा है, बहुत बोलते हैं, बाज़ औक़ात दूसरों को सुनते कम है। मिसाल के तौर पे मेरा किसी से कोई तनाज़ा हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मैं अब उसके पास जाऊंगा और उससे मैं कहूँगा कि यार मुझे बताइए कि क्या हुआ है, कि आप किस बात पे मुझसे नाराज़ हैं। तो आपका ख्याल है कि वो बोलेगा नहीं? बोलेगा ना। अगर मैं अच्छे एटीट्यूड से बात करूँगा
तो वो यकीनी तौर पे अपना कंसर्न शेयर करेगा कि आपकी फलां बात, फलां एक्शन, फलां चीज़, फलां वो मुझे बहुत बुरा लगा है। और अगर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई मैंने ये काम किया है, ये काम मैंने किया है, तो मैं फौरी तौर पे अपने अंदर का चौधरी मारूंगा और उसे सॉरी करने की कोशिश करूंगा। तो सारा गुस्सा जो था वो अचानक नीचे की तरफ आ जाएगा जब मैं आपसे सॉरी करूंगा, क्योंकि आप तो सॉरी चाहते थे ना, आप तो मुझे रियलाइज़ कराना चाहते थे, विड्रॉल कराना चाहते थे, मेरे अंदर का चौधरी मारना चाहते थे ना, तो मैंने मार दिया चौधरी, मैंने विड्रॉ कर लिया, तो मसला तो हल हो गया, आपकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होगी। हमारे यहाँ जब बुज़ुर्ग मोहल्ले में लड़ाइयाँ होती थी बच्चों की, तो कोई एक बुज़ुर्ग आता था बीच में, वो दोनों को एक एक थप्पड़ मार देता था, चल 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 चल। अब वो दोनों गए हैं, जिसको ये पहले को थप्पड़ पड़ा है ना, वो इस सेटिस्फैक्शन में होके गया है, उन्होंने भी चपेट पड़ी थी, वो इस सेटिस्फैक्शन में गया है, इसको भी चपेट पड़ी थी। लेकिन अगर आप किसी एक को मारेंगे तो दूसरे के अंदर गुस्सा आएगा, वो गुस्सा पलेगा, वो गुस्सा पल रहा है, अब वो मौके की ताड़ में है, कभी मौका मिलेगा मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने बराबरी की बुनियाद पे डील नहीं किया, आपने एक जैसा सलूक नहीं किया, तो उस किसी के अंदर रिएक्शन पैदा हो जाएगा। अब गलती आपकी है, सॉरी मैं कर रहा हूं, सॉरी मैं कर रहा हूं, तो फिर मेरे अंदर एक रिएक्शन तो आएगा ना। मैंने तो इसलिए भी सॉरी कर ली, शायद आप चौधरी हैं, आप बड़े हैं, पैसे वाले हैं, ताकत वाले हैं, इख्तियार वाले हैं, टीचर हैं, इसलिए मैंने सॉरी किया, दिल से मैंने सॉरी नहीं की। अगर मैंने दिल से सॉरी की है तो उसका नतीजा कुछ और होगा, और अगर मैंने ऊपर ऊपर से सॉरी की है तो बस वक्ती तौर पे चीज़ों को टालने की कोशिश की है ताकि मसला रिजॉल्व हो जाए। तीसरा मसला क्या है, हम सेक्रीफाइस नहीं करते। हमें ये लफ्ज़ सॉरी कहना बहुत बुरा लगता है अपनी ज़ात के बारे में, कि मैं आपसे सॉरी कर रहा हूँ। क्यों भाई, मेरे अंदर का चौधरी तो मर गया फिर आपने, जब मैंने सॉरी कर दिया आपसे। बाज़ औक़ात ये सारे मामलात आपको पता हो ना कि आपकी गलती नहीं है, आपको अगर पता हो कि गलती आपकी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये रियलाइजेशन हो जाए ना कि मेरे कहने से, मेरी सॉरी कहने से मसला हल हो जाएगा, तो आई विल टेक इनिशिएटिव। मुझे सॉरी करने में कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए। अगर किसी की सेटिस्फेक्शन का पहलू ये है कि मेरा लफ्ज़ सॉरी जो है उसकी मसला हल कर सकता है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है सॉरी कहने से। हो सकता है मैंने भी दिल से ना किया हो, मैंने ऊपर से सॉरी कर लिया और आपने समझा हो कि इसने दिल से किया है, मसला ख़त्म हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि ईगोइस्ट होना, अपने आप को सुपीरियर समझना, किसी के कंसर्न को ना सुनना, किसी को स्पेस ना देना, किसी के बारे में पहले से मनफी ख्यालात को अपने ऊपर बालादस्त कर लेना, ये कॉन्फ्लिक्ट को फैलाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कम नहीं करते। कॉन्फ्लिक्ट इससे फैलते हैं, बढ़ते हैं, कम नहीं होते। ठीक है, स्माइल जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मुस्कुराना। वो कहता है ना, वो शायर ने कहा, ये तबस्सुम, ये ताजगी, ये निखार, ज़िंदगी किससे बात कर आई है। ये अचानक इस बंदी को हुआ क्या, ये तो बड़ा उदास सा था, आज बड़ा खिलखिला रहा है, हंस रहा है, महक रहा है, कोई चीज़ हुई है। तो हम सेकंड पार्ट को, जिसके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको सही तरीके से डील भी नहीं कर पाते। स्माइल देने में भी भरपूर तरीके से कंजूसी का मुजाहरा करते हैं कि मेरी स्माइल ना गलत मतलब ना ले ले, ये ना समझे कि मेरा चौधरी मर गया है। मैं मारना नहीं है चौधरी, चौधरी जिंदा रखना है। फिर हमें कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो डीलिंग करते हैं उसकी समझ नहीं आती, हम गुस्से में आके डील करते हैं। माँ बाप आपकी बात ना माने तो आपको गुस्सा आ जाता है, तो माँ बाप जो है वो फिर एक चपेड़ की बजाय 2 चपेड़े मारते हैं, क्योंकि आपने गुस्सा किया ना, फिर उनके पास ताकत है ना, वो डबल चपेड़ मारेंगे। आपको उनसे डील करना नहीं आ रहा। आप किसी टीचर को ये कहना कि आपको पढ़ाना नहीं आता, तो आपने इनवाइट किया कि सर चपेड़ मारो, आप जाके उनसे ये नहीं कह रहे कि सर देखिए हमें आपकी बात, ये वाली बात समझ नहीं आई है, तो ज़रा प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दें। अब इस बात में और सर आपको पढ़ाना नहीं आता, इसमें 2 बड़े बुनियादी फ़र्क है। आपने मेरे अंदर के चौधरी को मार दिया है ये कह के मुझे पढ़ाना नहीं आता। तो ये आपको बात करने का तरीका, डील करने का तरीका, हाँ, गुफ्तगू को इनिशिएट करने का तरीका, वो नहीं आता। हम बैठते नहीं हैं इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। हम, आपका मेरा, मिसाल के तौर पे आपका इनका मेरा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, अभी ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ है और मैंने पूरा BBC की तरह सबको बता दिया,
और मैं कहा कुड़ी तो है ही इस तरह की। अब इनको मैंने सबके सामने पब्लिसाइज कर दिया है, या इन्होंने मुझे पब्लिसाइज कर दिया है। इशू इनका मेरा था, रिजॉल्व हो सकता था बैठ के, लेकिन हमने क्या किया, रिजॉल्व करने की बजाय उसको प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया। अब जब इन्होंने मुझे किया या मैंने इनको किया, जिसने किया उसके बारे में अब गुस्सा बहुत आ गया। वो जो गुस्सा इनका था ना 5%, वो बढ़ गया 75%, तो 100% तक चल जाएगा। तो इनको हमने मिलकर चीज़ों को रिजॉल्व नहीं किया, हम आगे से लेके चले पड़े। अच्छा, फिर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक और बड़ी चीज़ होती है जिसे कहते हैं बीच का आके एक बंदा जो बैठ के मसले को हल कराता है। हाँ ठीक है ना, एक होता है ना, हम कहते हैं यार इसका मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो कहता है आओ यार मैं तुम्हारा मसला हल कराता हूँ। रिश्तेदारों में लड़ाई हो जाती है, दूसरे रिश्तेदार आ जाते हैं, मियाँ बीवी में रिश्ते ताल्लुक ख़राब हो जाए तो बच्चे बीच में आ जाते हैं, बहन भाइयों में हो जाए तो कोई बड़ी बहन बड़ा भाई बीच में आ जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात वो जो आता है ना, वो या तो ताल्लुकात को ठीक करता है या ताल्लुकात को और ज़्यादा ख़राब कर देता है, वो और ज़्यादा लड़ाई करा देता है। इसलिए कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट में जब आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें तो ज़रा दिमाग इस्तेमाल करें, एक वो बैलेंस हो, दोनों तरफ कबूल हो। ये ना हो कि उसका मुझे पता हो कि इसने साइड ही उसकी लेनी है, तो फिर वो क्या थर्ड पार्टी हुई। थर्ड पार्टी के बारे में पता होना चाहिए कि दोनों के लिए बैलेंस है, इसका अंदाज मसले को हल करने वाला है, मसले को बिगाड़ने वाला नहीं है। हमारा मसला था 4 आने, वो उनको बीच को थर्ड पार्टी को डाल के वो बन गया 75 पैसे का, इतना बढ़ गया जिसकी कोई इंतहा नहीं, अब और ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो बाज़ औक़ात थर्ड पार्टी आके या तो मसला हल करती है या मसले को और ज़्यादा बिगाड़ देती है, क्योंकि हमने उसकी सिलेक्शन ठीक तरीके से नहीं की। बस ऐसे ही मुंह उठा के कहा जी आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप कर दें। एक से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। जो आपके और मेरे दरमियान मसला हल हो सकता था उसको हमने फैला दिया है ज़्यादा लोगों में, और ज़्यादा लोगों में फैलने से बाज़ औक़ात रिएक्शनरी अप्रोच आती है, तो गुस्सा आता है लोगों को कि यार आपने ये लोगों को क्यों बताया, ये तो मसला मेरे और आपके दरमियान था। देखिए हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे तनाज़ों में हम इस बात पे उलझे होते हैं, यार ये बात तो आपके मेरे दरमियान थी ना, आपने इसको क्यों बताया। सिर्फ उसको बताने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया है, क्योंकि आपने वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया। फिर आप ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट ये भी पैदा होता है, मैं करना क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ और मेरे घर वाले मुझे क्या करना के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। ये भी तो एक तनाज़ा है ना। आप पढ़ना कुछ और चाहते हैं, आपको डिक्टेट किया जा रहा है नहीं बेटा तू डॉक्टर बनना है, नहीं बेटा तू इंजीनियर बनना है, नहीं बेटा हमने तो आपकी जल्दी शादी करनी है, नहीं पढ़ना भी, मास्टर्स यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। तो आपके और पेरेंट्स के दरमियान तनाज़ा पैदा हो जाएगा ना, क्या रिश्ता कहीं करना है उसके ऊपर तनाज़ा पैदा हो जाएगा। तो पेरेंट्स के साथ भी तनाज़ात होते हैं। अब इनको डील करना, आप अपनी बात कैसे लोगों को समझाते हैं, कितना अपने अंदर तहम्मुल पैदा करते हैं, कितना अपने अंदर बुर्दबारी पैदा करते हैं, कितनी अपने अंदर जो है वो शाइस्तगी पैदा करते हैं, कितने अल्फाज की मिठास पैदा करते हैं, कितना तहम्मुल के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ चीज़ों को लेके चलते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं आती और आपके ऊपर गुस्सा चौधरी वाला है तो आप हालात को और ख़राब कर देते हैं। ठीक है, हालात बिगड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको 100 रुपये दरकार है अपने पेरेंट्स से, वालिद साहब से, तो आप बड़ी शाइस्तगी से ही पैसे मांगेंगे। गुस्से से पैसे मांगेंगे तो जो 50 भी मिलने वो भी नहीं मिलने, ठीक है ना। या ये कि आप बीच में से थर्ड पार्टी को ले आते हैं अम्मा को, अम्मा आप रिक्वेस्ट करें ना बाबा से, तो कहेंगे देखो बेटा अब अपना जो भी उनको नाम दें उसको कहेंगे दे दें बेटा, बेटी को चाहिए 100 रुपये, बेटे को चाहिए 100 रुपये। वो बाप ने नहीं भी देने तो वो ज़रा निकाल देगा। गुस्से के साथ बाज़ों का चीज़ें नहीं मिलती। बाज़ों का गुस्से के मुकाबले में आपको शाइस्तगी से, मिठास से, अब मैंने आपको पैसे नहीं दिए मिसाल के तौर पे, आपको मैंने भेज दिया है, आधे घंटे के बाद मैं कहूँगा यार मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने बड़े शाइस्तगी से, बड़े आराम से मुझसे पैसे मांगे थे, मैंने यार ज़्यादती की है, फिर मैं बुलाऊँगा उसको, फिर मैं दे दूँगा। ये हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकता, क्योंकि आपने किसी को, देखें कॉन्फ्लिक्ट में, दो कॉन्फ्लिक्ट्स के दरमियान आपने एक पॉजिटिव मैसेज छोड़ना है बस। अगर वो पॉजिटिव मैसेज पावरफुल है ना, उसने दूसरे के ऊपर जाके ट्रांसलेट होना है। अभी नहीं होगा, कल हो जाएगा, 6 घंटे के बाद होगा, 4 घंटे के बाद होगा। एक बंदा जाता है 2 दिन 3 दिन के बाद आता है, आपको कहा के कहता है यार सॉरी, वो जो मैंने उस दिन गलती की थी ना आपसे, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि दिस माई मिस्टेक। 3 दिन लगे उसको रियलाइजेशन। आप 3 मिनट के अंदर इलाज ढूंढ रहे थे, 3 मिनट में इलाज नहीं होता।
कॉन्फ्लिक्ट में चीज़ें वक्ती तौर पे भी ठीक हो जाती हैं, बट टू टेक सम टाइम। हमारे यहाँ क्या होता है, जब ये जो मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ होती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़की नाराज़ होकर जो है वो घर चली जाती है, फौरी तौर पे डाइवोर्स नहीं होती, टाइम मिलता है। हमारा जो बाकायदा वो है ना शरीयत का लॉ जो है वो 90 डेज़ का देता है ना आपको। अगर मियाँ बीवी चले जाएँ यूनियन काउंसिल में जाके कहें कि हम डाइवोर्स लेना चाहते हैं, वो कहते हैं ओके आप अपनी दरख्वास्त लिख दें, अब 90 डेज़ के बाद आइएगा, 90 दिन के बाद, 3 महीने के बाद फिर मेच्योर होगी। 90 दिन वो आपको सोचने का मौका देता है। हो सकता है चौथे दिन ताड़ा गुस्सा जरा ठंडा ठड़म नीचे आगे गिर गया, ठीक है, बेगम को रियलाइजेशन हो गई, मियाँ को रियलाइजेशन हो गई, तो वो जो गुस्से में फैसला किया था वो तहम्मुल के साथ जाके 5वें दिन 7वें दिन आके दरख्वास्त वापस लेना जाते हैं, दे दो जी छड्डो परा, सुलह हो गई है। तो ये एक स्पेस क्रिएट करते हैं, फौरी तौर पे रिजल्ट्स नहीं मांगते, फौरी तौर पे नतीजा बाज़-औक़ात नहीं निकलता। टू टेक सम टाइम, स्पेस दें, उसको सोचने का मौका दें, उसको रियलाइज़ करने का मौका दें, उसे अपनी गलती समझने का मौका दें, तो वो अपनी गलती समझेगा तो आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कहा ना नहीं 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 ठहरो 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 ठहरो, अभी 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 बस 30 सेकंड में फैसला करो तो मेरे साथ हो या नहीं हो, तो 30 सेकंड का फैसला तो फिर वही होगा, सेपरेशन। आपका मेरा ताल्लुक टूट जाएगा दोस्ती का, आपका मेरा बतौर कुलीग ताल्लुक टूट जाएगा, आपका बतौर मेरा रिश्ता जो भी हुआ है जो भी होगा वो भी टूट जाएगा, क्योंकि आपने फौरी तौर पे नतीजा मांगा है। फौरी नतीजा नहीं मिलता। अच्छी बात है अगर मिल जाए, फौरी तौर पे रियलाइजेशन हो जाए, लेकिन टाइम लगता है चीज़ों के बारे में। अगर आप पढ़े ना ह्यूमन रिलेशनशिप, उसके अंदर ये बड़े मसाइल हैं, चीज़ें रियलाइजेशन के साथ आती हैं। बाज़ औक़ात पछतावा में बहुत देर से होता है, हम जल्दी में चीज़ें खो देते हैं, जल्दी में रिश्ते तोड़ देते हैं, जल्दी में ताल्लुक़ तोड़ देते हैं, बाद में पछतावा सारी ज़िंदगी का, काश मैंने उस वक्त ये ना किया होता, उस वक्त मैंने 30 सेकंड के अंदर जवाब ना मांगा होता। हाँ, वो 30 सेकंड जो है ना वो मेरे ऊपर आके अजाब बन गया। तो कॉन्फ्लिक्ट को, अच्छा फिर ये कि मसले को समझना, यानी मेरा अगर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, पहले मैं इस बात को रियलाइज़ तो करूँ, अंडरस्टैंड तो करूँ ना यार कि मेरे से क्या क्यों हुआ ये वाक़या। पहले मैं अपनी सेल्फ असेसमेंट तो करूँ ना, और मैं सेल्फ असेसमेंट करूँगा तो मुझे लगेगा मुझसे गलती हुई है। अब अगर मुझे ये रियलाइजेशन हो रही है सेल्फ असेसमेंट में कि मुझसे गलती कोई नहीं हुई, गलती उससे हुई है, वो कह रहा नहीं गलती इससे हुई है। अब आपकी भी सेल्फ असेसमेंट ऑनेस्टी के ऊपर है, मेरी भी सेल्फ असेसमेंट ऑनेस्टी के ऊपर है। वी आर नॉट डिसऑनेस्ट टू ईच अदर, हम ऑनेस्ट हैं, लेकिन समथिंग इज रॉन्ग। अब थर्ड पार्टी आई है, थर्ड पार्टी ने आपका मौक़िफ़ सुना और मेरा मौक़िफ़ सुना। अब उसने दरमियानी रास्ता निकालना है। उसने कहना सलमान साहब देखें ना, वो अगर आप तहम्मुल से कर लेते तो मसला हल हो सकता था यार, वहाँ आपने थोड़ा सा मुझे लगता है एरर किया है, बाकी बातें ठीक है। वो आपसे मिलेगा, वो कहेगा देखें यार वो जो बात आपने की थी ना वो ठीक नहीं थी, वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्पेस दे देते ना तो शायद ये मसला हल ना होता। अब मुझे इंटरनल रियलाइजेशन नहीं हुई, मुझे आके किसी ने रियलाइजेशन करवाई है, तो किसी की रियलाइजेशन से हो सकता है मैं समझ जाऊँ कि वाकई मुझसे गलती हुई है, मेरी अकल फहम जितना था वो उसने मुझे नहीं समझाया, लेकिन किसी की बात से मैं समझ गया हूँ, तो वो स्पेस थर्ड पार्टी फिर आके बीच में इंटरवीन करती है, ठीक है ना। वो आके आपको समझाने की कोशिश करती है कि जनाब इसमें से गलती आपसे हुई है, इसलिए बेटा आप जो है ना इसको इस तरह से देखें या इस तरह से देखें, अपने दोस्तों को बताते हैं, तो फिर चीज़ें निकल आती हैं। रिलेशनशिप बनाने में टाइम लगता है। आज आपने किसी से सलाम किया ना, अब इस सलाम को मैच्योर करना, इस सलाम को बिल्ड करना, ये ऐसे ही है ना जैसे आप पौधा लगाते हैं तो उसको पानी दे दे के उसके पाल पोस के उसको बड़ा करते हैं, और एक गोली से कड़क करके उसे मार दें बंदे को तो बंदा मर जाएगा, या दरख्त को एक आरे से काट दें तो मिनट लगेगा। रिश्तों को तोड़ना तो बहुत आसान होता है, रिश्तों को बनाना और उससे बढ़ के रिश्तों को पालना और रिश्तों को समेटना, अपने साथ रखना, वो मुश्किल काम है ना। ये कभी सोचे ना कि जो आपके हमारे माँ बाप जो है जो 50-50 साल 60-60 साल की शादियां कर बैठे हैं, क्या चीज़ होगी जिसने इनको बाउंड करके रखा हुआ है। कोई चीज़ होगी जिसने बाउंड किया हुआ है, और उसमें कंप्रोमाइज़ भी है, उसमें माँ का भी कंप्रोमाइज़ है, उसमें बाप का भी कंप्रोमाइज़ होगा, लेकिन कोई चीज़ है जिसने बाउंड ने उसको जोड़ा हुआ है। औलाद भी है उसकी वजह, और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो कोई चीज़ आपको बाउंड करती है रिलेशनशिप में। जब कोई रिलेशनशिप में कोई चीज़ आपको बाउंड करती है ना सर, तो वो आपको मजबूर करती है, उकसाती है कि यार आप जाएं और उससे सॉरी करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब मुझे ये पता चल जाए ना
कि ये जो रिलेशनशिप है इसको खोने से मुझे नुकसान होगा, मेरा दोस्त है, मुझे इससे बड़ा फ़ायदा मिलता है, हाँ ये मुझे बड़ा चीज़ें समझाता है, मैं जब यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो इसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के जाता हूँ घर से, मेरी तो अच्छी खासी सवारी थी ये, ठीक है ना, मैं तो लड़ पड़ा हूँ, अब मैं बसों के धक्के खा रहा हूँ, चिंची पे धक्के खा रहा हूँ। बहुत सी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी इमोशनल चीज़ें हैं। जब मैं परेशान होता था तो मैं इसके पास बैठता था, ये मुझे रिजॉल्व करता था या करती थी, कंफर्ट बनाते थे मेरे जोन्स। तो कोई भी बंदा किसी को साथ रिलेशनशिप में, याद रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वो किसी को खोना नहीं चाहता। अगर उसको लगे कि इसके होने से मेरी ताकत ज़्यादा है, मुझे फ़ायदा है, ठीक है ना, तो वो आपको खोना नहीं चाहेगा। और अगर वो खोना नहीं चाहेगा तो हो सकता है वो अपनी रियलाइजेशन के अंदर, चाहे वो गलती करे या ना करे, तब भी वो आपको ये कंसीडर करवाएगा, सॉरी यार मुझे माफ़ कर दो, ताकि मेरा मसला हल हो जाए। मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं तो आपके बगैर नहीं चल सकता, मैं तो आपके बगैर नहीं सीख सकता, मैं तो आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। तो ये याद रखिए कि रिलेशनशिप में फिर एक बात आएगी कि हाउ मच यू आर इंपॉर्टेंट फॉर अदर, आप दूसरों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये जो बड़ी तेज़ी से हम ताल्लुकात तोड़ते हैं ना, इसकी एक वजह होती है कि वो हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। तू तेरा की मसला है, मैं तो किसी और से दोस्ती कर लूँगा, हाँ तुम क्या चीज़ समझते हो अपने आप को, क्या समझती हो अपने आप को, जाओ इधर, मेरे पास और बहुत से दोस्त हैं। तो इसका मतलब है यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, कैजुअल। तो जब आप चीज़ों को कैजुअल डील करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर कॉन्फ्लिक्ट की शक्लें देखें, कहीं वो इमोशनल बेसिस के ऊपर है, कहीं वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर है। मुझे आगे क्यों नहीं बिठाया, इसको क्यों आगे बिठाया, पहले इसको क्यों मौका दिया, मुझे क्यों नहीं मौका दिया, हाँ ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं सारे के सारे, ठीक है। टीचर ने इसकी बात क्यों सुनी है, मेरी बात क्यों नहीं सुनी, टीचर ने इसको अप्रिशिएट किया, मुझे क्यों नहीं अप्रिशिएट किया, वालिद ने दूसरे भाई को तो बहुत सपोर्ट किया, मुझे सपोर्ट नहीं किया, माँ ने उसको तो बहुत प्यार किया, मुझे बिल्कुल प्यार नहीं किया। अब ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं सारे। वो एक वक्त में आपको प्यार कर रही होगी ज़्यादा तो दूसरा समझ रहा होगा ऐसा, दूसरे को प्यार कर रही होगी तो आप समझेंगे। पांचों वक्त में एक जैसे बच्चों के साथ बर्ताव नहीं होता, याद रखिएगा, ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। एक्शंस होते हैं जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पेरेंट्स बच्चों के साथ। तो बाज़ औक़ात वो आपके इमोशनल इशूज़ हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं, आपके फाइनेंशियल इशूज़ भी हैं। बाज़ औक़ात कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने की वजह ये है, मैं इस दफ्तर में इसलिए बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा, तनख्वाह मेरी बहुत कम है, ये दफ्तर वाले मुझे मराहत ज़्यादा नहीं देते, बेनिफिट्स ज़्यादा नहीं देते, ठीक है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, इसलिए पैसे बहुत कम है, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हमारी। ये भी तो एक कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप ज़रा सोचिए ना, लोग ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ते हैं, कोई वजह होती है छोड़ने की, इसलिए कि वहाँ की इन्वायरमेंट जो है वो आपको फैसिलिटेट नहीं कर रही। अगर यहाँ की इन्वायरमेंट आपको हर चीज़ दे रही होगी तो आपको कौन सा पागलपन होगा जो आपको कहेगा कि यहाँ से छोड़ के जाओ यार, नहीं छोड़ेंगे आप कहेंगे यार तो हर चीज़ मुझे बड़ी सपोर्टिव, बड़ी फ्रेंडली, बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट, बड़ी अच्छी वैल्यूज़, बड़े अच्छे फाइनेंशियल बेनिफिट्स, बड़े अच्छे अप्रिसिएशन मुझे मिलती है। तो वो अगर आपको मिल रही है तो फिर आपको क्या मसला है। तो बाज़ औक़ात हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव से निकल के फाइनेंशियल मामला आ जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारा जो इनेबलिंग इन्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पर घर का इन्वायरमेंट, अब मैं आपको बताता हूँ, 4-5 बहन भाई इकट्ठे रहते हैं, उनमें से दो भाई जो है जिनकी शादियां हो गई हैं, भाभियाँ आ गई हैं। अब वो घर जो अच्छा भला था, अब उसमें नए नए पंगे शुरू हो गए हैं, लड़ाइयाँ बढ़नी शुरू हो गई हैं। वो वहाँ से निकला, उसने किराए का मकान देना शुरू कर दिया, तनाज़े खड़े होने छोड़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप इकट्ठा रहने की सलाहियत वो कमज़ोर हुई है, ठीक है ना, वो वहाँ से पढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट की नोयत हर तरह की, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं आजकल तो बहुत है। एक ही घर के अंदर 4 वोट इमरान खान के हैं, 2 वोट नवाज शरीफ के हैं, 2 पीपल पार्टी के हैं। जो पुराने बुजुर्ग हैं वो पीपल पार्टी के हैं, दरमियाने वाले उसके नून लीग के हैं, जो नीचे सारी नस्ल जो है वो सारी की सारी पीटीआई है। कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा हो गया है। वो एक ही घर में बहन भाई आपस में लड़ पड़ते हैं इमरान खान और नवाज शरीफ के चक्कर में। वो कहते तुम गलत हो, कहते तुम गलत हो, हैं, एक दूसरे के लीडर को बुरा क्यों कहा है। ये पॉलिटिकल इश्यूज़ भी बहुत आ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में हमारे। आप टीवी टॉक शोज़ देखते हैं ना, मैं खुद रात को शाम को टीवी टॉक शो करता हूँ, हम अक्सर लड़ पड़ते हैं अपने साथ वाले के साथ कि उसने क्यों बात की ऐसी इमरान खान के खिलाफ, उसने क्यों ऐसी बात की नवाज शरीफ के खिलाफ। तो हम खूब लड़ पड़ते हैं। वो बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं लंदन में बैठ के या बनी गाला में बैठ के कि लोग हमारे पीछे लड़ रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, ठीक है। इनेबलिंग इन्वायरमेंट के कॉन्फ्लिक्ट भी हैं। आपको मैंने जिस जगह पे बैठने के लिए कहा है, इस घर का माहौल, इस दफ्तर का माहौल, इस तालीमी इदारे का माहौल,
इस मार्केट का माहौल जहाँ पे मैं मूव करता हूँ वहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपको मैंने कहा है कि आपने पैदल जाना है बेटा दफ्तर, रास्ते में मैं आपको ड्रॉप नहीं करूँगा, आप घर से बाहर निकलिए, लोग आपको छेड़ रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, तो आपके अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा ना, गुस्सा तो आएगा ना। अगर मैं उस कॉन्फ्लिक्ट को लेके अपने घर जाऊँ और मुझे कहूँ कि बाबा मुझे फना फना लड़के ने छेड़ा है, तो अब लड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना। वो मार कुटाई पे आ जाएंगे, पता चले नुकसान भी आपका होना है। बाप ये कह दे कि बेटा छोड़ दो नौकरी, आके घर बैठ जाओ, छोड़ दो तालीमी इदारा, घर बैठ जाओ। ये अक्सर वाक़यात हमने सुने हैं। यानी एक लड़की के साथ ज्यादती हो रही है, वो आके अपना मसला बता रही है, तो बाप के पास और माँ के पास रेजोल्यूशन किया कि इसको घर बैठा दो। वो और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया कि आपने मेरा मसला हल नहीं किया, बल्कि आपने मेरा मसला और ख़राब कर दिया, इसलिए मैं आपको आज के बाद बताऊंगी नहीं। और बेशुमार लड़कियां जो उनके साथ जो बाहर बर्ताव होता है, वो हर बात घर जाके नहीं बताएंगी, अगर बताएंगी तो और ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट मेरे अंदर पल रहे हैं, उसका मैं क्या करूं। देखें, जब चीज़ें पलती हैं ना, बढ़ जाती हैं, तो वॉमिटिंग आती है, उल्टी आती है। आप ज़्यादा खाना शुरू कर दें, ओवर फूड कर लें, तो पेट गड़बड़ करना शुरू कर देगा। तो जब आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगे इस पूरे इसके हिस्से में, दिल दिमाग के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप और ज़्यादा शाउट होंगे, आप और ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाएंगे, हैं, आप और ज़्यादा एंग्री हो जाएंगे, आप और ज़्यादा लाताल्लुकी, डिस्कनेक्ट, किसी से बात ही नहीं करते, घर वाले में बात नहीं करते, बहन भाइयों से बात नहीं करते, दोस्तों से बात नहीं करते, क्योंकि अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स पल रहे हैं। अब उन कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने का कोई तरीका आपको समझ नहीं आ रहा, आपको सपोर्ट नहीं मिल रही घर से, आपको दोस्तों में से सपोर्ट नहीं मिल रही, आपकी इंटरनल बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है ना। तो वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते जाएंगे, और जहां कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते जाएंगे, आज की जो बेशतर बीमारियां हैं, उसमें सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, डिप्रेशन है ना, स्ट्रेस है ना। सबसे बड़ी बीमारी तो इस वक्त ही है। आप किसी के पास चलिए, डॉक्टर कहता है कि स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेस, यहां से स्टार्ट होती है बीमारियां। जैसे हिकमत कहती थी ना कि मैदे से खराबी पैदा होती है, ये कहते हैं स्ट्रेस से शुरू होती है, एलोपैथी कहते हैं, ये मैदे से नहीं कहते, ये कहते हैं स्ट्रेस से शुरू होती है। तो अब वो आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर हेटनेस आ रही है, गुस्सा आ रहा है, नाराज़गी इतनी बढ़ गई है कि अब आपके लहजे में तलखी बहुत हो गई है। हम कहते हैं यार ये अच्छा भला बच्चा या बच्ची है, लड़का लड़की है, मर्द या औरत है, इतने तल्ख है, इतना गुस्सा इनके अंदर। उसकी वजह यह है कि उनके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है ना, उसको निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं कर रहे हम, उनको कॉन्फ्लिक्ट को डील करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास उन चीज़ों को डील करने का। तो ये याद रखिए कि मैंने आपको शुरू में कहा कि कॉन्फ्लिक्ट का पैदा होना एक नेचुरल फिनोमेना, इससे नहीं घबराना आपने। जब आप किसी के साथ बातचीत करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, आपकी राय और उसकी राय में फ़र्क होगा, ये नेचुरल फिनोमेना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाउ टू डील, कैसे डील करना है, मैच्योरिटी के साथ या इमोशनल और रिएक्शनरी अप्रोच के तहत। ये दो ही बातें ना, एक डील कर रहा है मैच्योरिटी, आप मुझे गालियाँ बकते जा रहे हैं, मैं बड़े सर झुका के आपको देख रहा हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ, शायद आप में से किसी ने वीडियो देखी हो, शाह महमूद कुरैशी साहब के भाई की और उनके भतीजे की लड़ाई देखी है किसी ने? हाँ, वीडियो पे चल रही है। ये जो सज्जादा नशी मुल्तान वाले हैं, तो शाह महमूद कुरैशी के जो बड़े भाई हैं मुरीद हुसैन शाह साहब, उनको इस बात पे गुस्सा चढ़ा कि गुस्ल देने के लिए मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया गया। तो पहले से दोनों भाइयों में, शाह महमूद में और उनमें तलखी थी, और उन्होंने वहाँ पे अच्छा खासा गुस्सा दिखाया। वो सारी वीडियोस हमने सुनी है। 1.5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, जिस दिन वो दरबार का उर्स था, तो वो मुरीदैन से ख़िताब कर रहे थे, उनको रियलाइजेशन हुई कि मैंने शायद गलत कहा होगा। उन्होंने शाह महमूद की तारीफ़ की। वो जो ज़ैन कुरैशी था, शाह महमूद का बेटा, उसने उनके घुटनों को हाथ लगाया, जैसे पीरों फ़कीरों में होता है, आपको पता है। तो सारा गुस्सा उतर गया, लेकिन एक रिएक्शन तो आया ना, क्योंकि वो निकलना था, वो जो था ना भरा हुआ, उसको निकाला उसने, पहले वॉमिटिंग की है, फिर उसके बाद उसने अपने अंदर फीडिंग की है कि मुझसे गलती हुई है। तो हमेशा स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक किसी को बड़ी खूबसूरत किसी ने बात लिखी है, अगर आपको किसी पे बहुत गुस्सा है ना, तो कोशिश करें उसके सामने ना निकालें, कोशिश करें उसके सामने ना निकालें। जाएं अपने आप को एक कमरे में बंद करें और जितना उसके खिलाफ बोल सकते हैं बोलें अपने आप के साथ। उसको सामने रखें, फ्रंट पे लेके आए, चेहरा उसको अपने सामने लाएं, अपनी आंखों के सामने, और सुनाएं जितनी सुनाना चाहते हैं, अच्छी बुरी गंदी जो कुछ कहना चाहते हैं उसको कहें। वो आपकी कैथारसिस जो है ना, आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। 5-7 मिनट के बाद कूल,
जितना आपने गुस्सा निकालना था उस पर निकाल दिया। या वो लोग कहते हैं ना मिरर को सामने रख के निकाले उसको। अगर आप उसके सामने ये सारी बातें सुनाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएगा। तो बाज़ औक़ात कैटारसिस चाहिए होता है, रोने के लिए, चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए। तो कैटारसिस से तो ना घबराएं। कैटारसिस तो आपकी अपनी जेब में है, आपकी अपनी पॉकेट में पड़ा हुआ है। निकालें जितना गुस्सा करना चाहते हैं, लेकिन फिर स्टे करें, फिर रियलाइज़ करें, फिर आगे वे फॉरवर्ड निकालें। देखिए ना, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर आपके पास वे फॉरवर्ड नहीं है, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, तो फिर तो रिलेशनशिप नहीं चल सकती ना, तो फिर तो ख़त्म हो जाएगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट की डीलिंग ये है कि आज के बाद मेरा और आपका ताल्लुक ख़त्म होना है, ये भी हो सकता है, ये कोई बुरी बात नहीं है, हो जाता है, ताल्लुक ख़त्म भी हो जाता है। हाँ, वो है ना फैज़ का शेर, बिछड़ जाओ दोस्तों की तरह। हाँ, उसका शेर का दूसरा मफहूम है कि बिछड़ जाओ दोस्तों की तरह। अगर आप दोस्त नहीं हैं तो बिछड़ जाएं दोस्तों की तरह, एक अच्छे ताल्लुक के साथ। ये पाकिस्तान में मियाँ बीवी की जो लड़ाई होती है, फिर आके एक दूसरे से हुक्का पानी बंद हो जाता है, एक दूसरे के घर से ताल्लुकात टूट जाते हैं, पानी पीना बंद हो जाता है। इतनी नफरत यार। यूरोप में जाएं, वेस्टर्न में जाएं, वो शादी के बाद भी मिलते हैं, एक अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। बाज़ जगह पे हमने देखे हैं फैमिलीज़ में ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन लोग मिलते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ना मिल सको तो बिछड़ जाओ दोस्तों की तरह। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट को अगर आपने इस नहज पे ले गए हैं कि आपको अलहदा भी होना है, तो उसकी भी कोई अच्छी तरीके होने चाहिए ना। ज़रूर हमने गालम गलोच करके, गुस्सा निकाल के, नफरत करके और जहर भर के हमने एक दूसरे के खिलाफ। आप जाए ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मियाँ बीवी के दरमियान सेपरेशन के केसेस होते हैं, आपने अपना वकील कराया हुआ है, मैंने अपना वकील कराया हुआ है। मेरा वकील आके मुझे कहेगा सर तू अपनी बुढ़ी तो इल्ज़ाम ला, या बुढ़ी ठीक नहीं की। आपका वकील आपको कहेगा आप अपने मियाँ पे इल्ज़ाम लगाएं कि आपका बंदा ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ यार मेरी लड़ाई ज़रूर है मेरी बीवी से, लेकिन ये मसला तो नहीं है जो आप मुझे बता रहे हैं। वो कहते हैं जैसा फिर तलाक मौसूल नहीं होगी। आप कहेंगे मेरे हस्बैंड से मेरा ताल्लुक ख़राब ज़रूर है, लेकिन इतना ख़राब नहीं है कि जितना आप बता रहे हैं कि उसके औरतों के साथ ताल्लुकात हैं। वो कहते नहीं लाओ, इल्ज़ाम लाओ। ये मेरे अपने दोस्त के साथ हुआ है। दोनों के वकील जो है वो उसको ये समझा रहे थे कि एक दूसरे पे कैरेक्टर एसिनेशन करो, दोनों ने इनकार कर दिया। 2 महीने के बाद सुलह हो गए, फिर आज तक जिंदा रह रहे हैं। अगर वो उसके वकील की मान लेते तो केस कुछ और होता। तो ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपका अपना ये सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ आर्टिकुलेशन, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ डिसीजन मेकिंग, ये 5 चीज़ें हैं। ये अगर आपके पास हैं सलाहियत, अल्लाह ताला ने आपको सोचने समझने की दी है, और अगर नहीं दी है तो किसी से ले लें उधार, किसी से डिस्कशन कर लें। हम करते हैं ना अपने कॉन्फ्लिक्ट में, लोगों से, बड़ों से डिस्कशन करते हैं कि ये क्राइसिस हमें आ रहा है, हाउ टू डील इट। तो वो अपनी अकल फहम के मुताबिक हमें मशवरा देते हैं ना, तो उसके मुताबिक फिर हम चलते हैं, उसके मुताबिक चीज़ों को डील करते हैं। खुद से चौधरी बनने की कोशिश ना करें, लोगों से बातचीत करें, लोगों के साथ डील करें। क्योंकि याद रखिए, अगर आपने एक सक्सेसफुल इंसान बनना है अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी फ्रेंड्स लाइफ में, दोस्तों की लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर आप जमा करते रहेंगे तो यू फील पेन। आप पेन में रहेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे, आप डिप्रेशन में रहेंगे। ठीक है, अगर आप उसको निकालते जाएंगे, साथ साथ निकालते जाएंगे, रिजॉल्व करते जाएंगे, तो नए नए इश्यूज पैदा होते रहेंगे, आगे भी पैदा होने हैं। तो इश्यूज पैदा होंगे, लेकिन पहले वाले इश्यूज हमें ख़त्म करने हैं। अगर हम पहले वाले भी जमा करके बैठे हुए हैं, ऊपर से नए इश्यूज भी आ रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, ब्लॉक बन जाएगा, और वो ब्लॉक आपको तंग करेगा। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, उसके बाद हम सवाल जवाब करते हैं 10-12 मिनट। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डील करना सीख लें बस। और डील करने में जितने आप आजिज होंगे, जितनी इंकिसारी आप दिखाएंगे, जितना तहम्मुल दिखाएंगे, जितनी बुर्दबारी दिखाएंगे, जितनी सेक्रीफाइस दिखाएंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं मैं कह रहा कि आप बिल्कुल जाके लेट जाएं और जाके कहेंगे नहीं बाजी मैं जो माफ़ कर दो जी, सारा गलती अपने ऊपर ले लें, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा। लेकिन कहीं आपको वो स्पेस देनी होगी। अगर आपके नज़दीक सेकंड वन इज़ टू बी इम्पॉर्टेंट, देखिए ना, मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा क्योंकि मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर मुझे कंप्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है। टू स्टे विद योर ओन पोजीशन, जो भी आपकी पोजीशन है आप उस पर खड़े रहें। लेकिन अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो फिर स्टे करना सीखें, फिर थोड़ा सा ठहरना सीखें, थोड़ा सा तहम्मुल, टाइम दें। जैसे मैंने आपको कहा 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब नहीं चाहिए,
आप उसे कहें कि ठीक है आप ज़रा थोड़ा सा टाइम लें, मैं भी टाइम लेता हूँ, सोचें ज़रा। जब हम इस तरह की मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे, 2-4 दिन देंगे तो उसमें अंदर ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए गुस्से का जो मसला है ना जी, ये आता 5वें गेयर से है, आता 5वें गेयर से है, निकलता पहले गेयर से है, आहिस्ता आहिस्ता। स्पीड से आई ना चीज़, 5वें गेयर में आई है, अचानक आप एक रिएक्ट कर रहे हैं। अब इसको कूल होना है सर, इसको 5वें गेयर में कूल नहीं होगा, 5वें गेयर में तो ब्लास्ट होगा। पहले गेयर में इसने आहिस्ता 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 नीचे की तरफ जाना है, टाइम लगेगा ना, कूल होगा ना। अब उस कूल में 5वें से पहले में आने के लिए या पहले से 5वें में जाने के लिए जो टाइम है, जो स्पेस है, जो प्रोसेस है, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। मैंने एक गाली दी, आपने 4 गालियाँ दी मुझे। मैंने आपको एक लफ्ज़ नेगेटिव बोला, आपने 10 आगे से अल्फाज बोल दिए, तो मसला तो ख़राब हो गया ना सर, ठीक है ना। एक बंदे से मेरी बड़ी तू तो मैं होगी एक जुमले के ऊपर, ठीक है, उसने तीसरे बंदे ने आगे कहा यार वो आपके उस जुमले से बहुत हर्ट हुआ है। ठीक है, बात तो सही है। मैंने उसे अपना मोबाइल खोला, उसके 20 मैसेज दिखाए, मैंने कहा यार इसको भी पढ़ो ज़रा, आपने तो मेरा एक लफ्ज़ कहा है ना, इसने जो मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर 20 अटैक किए हैं, ये देखें, पढ़े, देखें, इसी के मैसेजेस हैं। अच्छा है, ये तो इसने बड़े तल्ख मैसेज भेजे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक मैसेज, ये सर ये इसको पाला गया है, इसको पोसा गया है, इसके अंदर काफ़ी जहर भरा गया है। बात छोटी सी नहीं थी, वो छोटी को हमने बहुत बढ़ा के मैसेजेस के ज़रिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके इतना बढ़ा दिया है कि वो ताल्लुकात की नोयत जो है वो बड़ी नेगेटिव हो गई है। अब दोनों को रियलाइजेशन करनी है, मुझे भी करनी है, अगर मेरा वर्ड्स बहुत है तो दूसरे को भी करनी है कि उसने भी गुस्से में आके, दूसरा कहता नहीं मैं तो गुस्से च क्या सी, तो भी मैंने भी गुस्से में ही कहा होगा। ये चीज़ें तहम्मुल के साथ अगर आप डील करना सीख लें, और इंसानी लाइफ में अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को डील नहीं करेंगे ना आपको आपके घर में स्पेस मिलेगी, ना आपको अपनी जॉब प्लेस में स्पेस मिलेगी, और ना आपको कोई बाहर कम्युनिटी में स्पेस देगा। वो कहेंगे यार झगड़ालू है, लफ्ज़ होता है झगड़े वाला, यार वक्त झगड़ा करता रहता है, ये करती रहती है, जी मैं ख़त्म कर रहा हूँ बस, अब छोड़ दे, बैठ जाए, वो ख़त्म कर दे। मुझे 1 बजे का टाइम दिया गया था, मुझे पता होता है वो आप बीच में ना वो लेके आते हैं ना, फिर वो घबराहट हो जाती है, मुझे पता है कि 1 बजे मुझे कहा गया है, तो वो जो है ना तंग करता है, फिर आपकी तबीयत में झगड़ालूपन आ जाता है। उससे निकले, अपना सॉफ्ट इमेज बिल्ड करें, लोगों को लगे कि ये कंफर्ट तरीके से काम करने वाला या काम करने वाली है, विदाउट झगड़ा। मैं आपकी काबिलियत पे कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, याद रखिएगा, आपकी काबिलियत कम है ना, डोंट बॉदर, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी झगड़ालू तबीयत है तो मेरे लिए बड़ा परेशान कुन मसला है, मैं आपको स्पेस नहीं दूंगा काम करने के लिए, ठीक है ना। तो ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा। अब अगर 2-3 सवाल हैं तो आप ज़रूर प्लीज़ कर सकते हैं जी, प्लीज़। सर अभी हमने बात की कि अगर मिल ना सके तो दोस्तों मेरा पीछे जाए, सर अगर एक स्पेसिफाइड टाइम हमारा गुजर भी जाए तो उसके बावजूद भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं रिजॉल्व हो रहा और कोई सूरत नहीं पैदा हो रही कि हम इकट्ठे बैठ जाएं, आप स्टे कर लें, मैंने कहा ना स्टे कर लें। मिसाल के तौर पे आपकी बात से बात कर रहा हूँ, आपने एक टाइम किया, वो नहीं हुआ, हमने एक टाइम तय किया था 1 महीने के अंदर, 30 डेज़ के अंदर, 20 दिन के अंदर, नहीं हुआ, छोड़ दें। हो सकता है 3 महीने के बाद वो आपके पास दोबारा चल के आ जाए। देखिए रियलाइजेशन का मसला है, आपको या उसको, जहाँ रियलाइजेशन होगी जितना टाइम लेगा। देखिए इंसान मैथमेटिक्स नहीं है, इंसान को ज्योमेट्री का सवाल नहीं है, मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है, 2 + 2 4। वो आपने वो इशू रिजॉल्व किया 5 दिन में, मुझे उस इशू को रिजॉल्व करने में 25 दिन लगे हैं। मेरा सोचने का, समझने का कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो फिर उसका बेहतर तरीका ये होता है कि हालात को ख़राब करने के बजाय स्टे कर लें, गैप दे दें। हमारे यहाँ होता है ना, वो तलाक से पहले होती है सेपरेशन, अलहदगी हो जाती है, हाँ, कुछ अरसे के बाद फिर वापस जुड़ जाते हैं। तो वो जो मैंने आपको 90 डेज़ वाला बताया था, वो इसलिए दिया जाता है कि स्टे करें, और स्टे करें ताकि लोगों को स्पेस दें, उनको रियलाइजेशन। अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रही तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं, आप किसी के साथ जबर की बुनियाद पर अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकते। आप कोई गन पॉइंट के ऊपर तो आगे रिजॉल्व नहीं करेंगे ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। अगर वो दूसरी साइड पे नहीं है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? और तो कोई ऑप्शन नहीं है, माँ सवाए माफ़िया मांगते रहें और जाके बैठ जाए उनके पास, वो गाना गाते रहें उल्टा सीधा उदास गाना, शायद वो मान जाए आपकी बात। ठीक है जी, जी बेटे। सर आपने कहा कि अगर एक इंसान इंपॉर्टेंट है तो आप उसे रिजॉल्व कर लें, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको जरूरी खासा जरूरत नहीं है। अगर असूल पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हाँ, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपने असूल पे, अपनी पर्सनैलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा, ये मैंने कहा। तो
किसे? उसे? अगले बंदे अच्छा और क्या कहते हैं, बट टाइम गुजर चुका है। हाँ। अगर मेरे लिए अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ यानी आपने कहा कि एक दोस्त है जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये और सब, लेकिन अब हमारे और दोस्त हैं और हमारे मतलब मैं उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही हूँ, और अगर मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है तो फिर क्या कह रहे हो, उसे रियलाइजेशन क्यों होती है? अब देखें, अब इसी केस को ले लें प्रशांत। आप समझिए कि एक टाइम फ्रेम आपने प्लान किया था, उस टाइम फ्रेम में वो चीज़ें नहीं हो सकी। उसके बाद मैं आया हूँ और मैंने आपसे जो भी सॉरी या जो भी अपनी बात की ख़त्म हो। अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपने कहा कि जी मेरे पास तो टाइम था, सॉरी यू आर लेट, योर ट्रेन इज़ मिसिंग है, अब आप ख़त्म हो जाए। अब आपने मुझे इस गुस्से से भेजा ना सर, तो मेरे अंदर तो वो जो पिछला लावा फिर वो भी उभर के आ गया। कहा बदला लूँगा इसकी ऐसी तैसी, मैं तो चल के आया था। इसका दूसरा स्टाइल क्या है? ओके, थैंक यू वेरी मच, अगर आपने रियलाइज़ किया इट्स ओके। अब अगर आपको वाकई उसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो उस रिश्ते को बस एक नॉर्मल रिश्ते के तौर पे रखें, सलाम दुआ की हद तक रखें, बहुत ज़्यादा स्पेस ना दें। वो जो स्पेस पहले आप दे रहे थे वो उतनी स्पेस ना दें, लेकिन एक रेगुलर ताल्लुकात तो रख सकते हैं ना। बट दे एक्सपेक्ट कि वही उसी तरह दोबारा वो नहीं हो सकता, वो देखिए मैं बताता हूँ, वो होगा फर्दर जब आपकी रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़ेगी ना, उसमें उसका एटीट्यूड डिटरमिन करेगा। अगर वो एटीट्यूड इतना पावरफुल है कि आपको वापस उसी ट्रैक पे लेके आएगा तो ये उसके एटीट्यूड का कमाल है, ठीक है ना, ये तयशुदा नहीं होगी। और अगर उसके एटीट्यूड में वो कमाल नहीं है तो फिर वो चीज़ें उस तरह से स्टैब्लिश नहीं हो सकेंगी जो आपका पहले वाला था। तो लोगों को स्पेस दें, लोग अपने रिव्यू करें एटीट्यूड्स को और उसमें से वो स्मार्टनेस पैदा करें कि आपका वो कंफर्ट जोन जो था, जो डिस्टर्ब हुआ था, वो दोबारा रीजनरेट हो जाए, तो आपकी बात ठीक हो जाएगी। ठीक है, फौरी तौर पे जवाब दे के वो कह रहे नजरात करते तेरी ऐसी तैसी, वो मसले का हल नहीं है। एक आध सवाल और जी किसी का है तो प्लीज़। जी शाबाश, आप कोई सवाल आपका है? आप मेरी तरफ देख रही हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं है कोई सवाल? अच्छा, और कोई? जी प्लीज़। कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, मतलब इसका किसकी? कॉन्फ्लिक्ट की बात। मैनेजमेंट हमने इसकी कर ली, मसला ठीक हो सकता है, कुछ अरसे बाद फिर दोबारा सेम मसला आता है, रीजनरेट होगा। टेम्परेरी चल रहा है, एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, उसका क्या हाल है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा है ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। मियाँ बीवी के दरमियान 20 दफ़ा लड़ाई होती है, 20 दफ़ा दोस्ती होती है। बाद वक़्त मेरी भाभी की और मेरे भाई की जब लड़ाई होती थी, मैंने लगता था कि रात ही तलाक हो जाएगी। अगले दिन मैं देखता था वो बड़े दोबारा खुशी खुशी बैठे होते थे, खाना खा रहे होते थे। ये चलेगा सर, इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। जब तक आपका इंटरेक्शन चल रहा है ना, वो चलता रहेगा रिलेशनशिप में, ये क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है सर। लेकिन मैंने आपको कहा है डील करना। अब अगर वही सेम एटीट्यूड बार बार रीजनरेट हो रहा है तो फिर तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि समथिंग इज रॉन्ग, हमने उसको डील ठीक नहीं किया। लेकिन अगर उसके अदर देन कोई और नए इश्यूज जनरेट हो रहे हैं तो वो तो होते रहेंगे। सिर्फ देखना ये है कि देखिए, आई डिडंट माइंड ऑन मिस्टेक्स। हम मिस्टेक्स पे माइंड नहीं करते, रेपिटेशन पे माइंड करते हैं। जब बार बार आप वो गलती कर रहे हैं ना, उस वक्त वो इरिटेट करता है कि यार अभी कल भी तुमने इस बात पे माफ़ी मांगी, आज फिर इस बात पे माफ़ी मांग रहे हो, कल भी इस बात पे माफ़ी, तुम्हारी आदत बन गई है, तुम हैबिचुअल हो गए हो। तो उसको ज़रा थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, जो बात आपने की है वहाँ थोड़ा सा जो है ना उसको डील करना पड़ेगा सेंसिटिव तरीके से, ताकि वो दोबारा रीजनरेट ना हो सके। जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, सो नाइस ऑफ यू। ठीक है।